हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है? Yes. ओके। चलिए, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर्स आपके कंप्लीट हो चुके थे। नेक्स्ट है शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स। हेडिंग डाल लीजिएगा, शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स। ठीक है, तो शिफ्ट रजिस्टर काउंटर में फर्स्ट दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है रिंग काउंटर और एक होता है ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ट्विस्टेड रिंग काउंटर को हम लोग जॉनसन काउंटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग शिफ्ट रजिस्टर बनाते थे, ठीक है, उसी में ही कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको हम लोग काउंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबरिंग तो नहीं काउंट करता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब ये काउंट नहीं करता है, बट ये कुछ ना कुछ पोजीशन ऐसी बना देता है कि जिसका हम लोग कुछ काउंटिंग से ही मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बस होती है, मतलब अगर हमें टाइम का पता नहीं है, हमने एक कलर कोडिंग से कोई भी डिसीजन निकालने का सोच लिया। ठीक है, जैसे एक ब्लू बस है, ब्लू कलर की बस अगर हमारी 12 बजे आती है, ठीक है, और येलो कलर की बस अगर हमारी 1 बजे आती है, तो उसको हम बस को देख के पता लगा सकते हैं कि हमारा कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, या ब्लू कलर की बस हमारी फर्स्ट बस है, अगर येलो होगी तो सेकंड बस होगी, रेड होगी तो थर्ड बस होगी। मतलब ये कुछ ना कुछ करके रिलेट कर रहे हैं और काउंट करा रहे हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये इसका पर्पस है, और ये उससे एकदम डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग टॉगल मोड यूज़ करते थे, बट जो शिफ्ट रजिस्टर होता है उसमें हम लोग टॉगल मोड यूज़ करके नहीं चलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया हुआ है। डी फ्लिप फ्लॉप हमारा ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप होता है, तो जो भी हम लोग इनपुट पे प्रोवाइड करते हैं वही आपको आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होता है जब भी हम लोग क्लॉक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका सर्किट देख लीजिए। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर हमने 4 फ्लिप फ्लॉप लगाए हुए हैं। ठीक है, 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हैं और वो भी डी फ्लिप फ्लॉप हमने लिए हुए हैं। ठीक, तो ये सर्किट आपको वैसे लग रहा होगा जैसे शिफ्ट रजिस्टर में हम लोग यूज़ करते थे। ठीक है, अब चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे मैं बता देता हूँ। ये देखिएगा, एक तो क्लॉक प्रोवाइड कर दी हमने। ठीक है, एक सिंक्रोनस क्लॉक प्रोवाइड कर दी है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, कि जब भी नेगेटिव एज आएगी तो वो ट्रिगर हो जाएगा, मतलब आउटपुट देगा। ठीक, फिर हमने देखिए ये जो लास्ट वाला आउटपुट है, इसको हमें फर्स्ट वाले के इनपुट पे दे दिया। बाकी देखिए इसका आउटपुट इसके इनपुट पे, इसका आउटपुट इसके इनपुट पे। ठीक है, और थर्ड वाले का फोर्थ वाले के इनपुट पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन लास्ट वाले का हम अगेन फर्स्ट वाले पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर में। ठीक है, अब एक एडिशनल चीज़ जो हमने प्रोवाइड की हुई है, क्योंकि अगर हम लोग देखिए, अगर हम स्टार्टिंग में 0 0 0 0 आउटपुट लेके चलते हैं तो हम ऑपरेशन कभी परफॉर्म ही नहीं करा सकते। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ भी 0 है, और इन आउटपुट के 0 की वजह से यहाँ इनपुट पे भी तो 0 0 मिलेगा, तो ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करेंगे हम लोग? तो उसके लिए हमने एक अलग से इनपुट दे रखा है, ओवरराइड सिग्नल इनपुट। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर हो रही है? बहुत ज़्यादा नॉइस तो नहीं आ रही है इधर उधर से? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा सर वॉइस है बट आपकी आवाज़ क्लियर है। अच्छा, इधर उधर से नॉइस आ रही है। सर वो कोई बोल रहा है। चलो कोई बात, सब पढ़ा रहे हैं ना इसमें। तो ये क्या हो गया आपका ओवरराइड इनपुट। एक हमने एडिशनल एक ओवरराइड इनपुट दे रखा है, ये और कुछ नहीं है, ये प्रीसेट या फिर क्लियर के लिए हम दे रहे हैं।
ठीक है, जैसे कि अभी आपकी स्टार्टिंग में क्या होता है, 0 0 0 0 सब 0 0 है आउटपुट। तो हमें इनिशिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने ये ओवरराइड इनपुट को पहले वाले को प्रीसेट कर दिया। ठीक है, पहले वाले के प्रीसेट हमेशा ऊपर लेते हैं और क्लियर हमेशा नीचे लेते हैं। तो इसके प्रीसेट में हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन बाकी के क्लियर में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, तो जैसे इस पे हम 0 देंगे, ठीक है, जैसे हम 0 देते हैं, थोड़ा थोड़ा हाँ, ठीक, हो सकता है थोड़ा नॉइस कम आया। ठीक है, ओवरराइड इनपुट को जैसे हम लोग 0 करते हैं तो एक्टिव लो है, क्योंकि ठीक है, एक्टिव लो की वजह से ये क्या हो गया, प्रीसेट ऑन हो गया इसका फर्स्ट वाले का, और बाकी के क्लियर ऑन हो गए। ठीक है, तो पहले वाले जो हो गया वो प्रीसेट हो गया, मतलब उसका आउटपुट 1 हो जाएगा। मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ उसको। ठीक है, ये आउटपुट जो होगा 1 हो गया। ठीक, और बाकी के आउटपुट्स हमारे क्या हो गए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। एक मिनट बेटा। ठीक है, तो स्टार्टिंग कंडीशन जब हमारा ओवर आई, मतलब ये जो इनपुट है वो 0 हमने रखा। ठीक है, उसमें क्लॉक कुछ भी हो, ठीक, क्लॉक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे आउटपुट्स क्या क्या आ जाएंगे, पहले वाले का 1 आ जाएगा, दूसरे वाले का Q1 0 हो जाएगा, Q2 0 एंड Q3 इज ऑल्सो 0। अब जब हमने पहली बार क्लॉक प्रोवाइड की, ठीक है, ये क्लॉक प्रोवाइड की, उस समय ओ सिग्नल को हमने 1 कर दिया। बस एक बार हम ओ सिग्नल को 0 करते हैं और ये जो प्रीसेट या फिर क्लियर कर देते हैं फर्स्ट टाइम के लिए, उसके बाद हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम बाकी केसेस में इसको 1 1 लेके चलेंगे। ठीक है, फिर हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक, तो पहली क्लॉक प्रोवाइड हुई, तो ये देखिए, ये जो 0 था वो यहाँ पर अवेलेबल था इसके इनपुट पे। ठीक है, और अब आउटपुट क्या हो गया, जैसे क्लॉक प्रोवाइड हुई तो ये वाला 0 इधर आ गया, ये 1 का 0 हो गया। ये इस पे इनपुट D1 पे पहले से 1 था, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ये 0 ही रहेगा और ये 0। ये चीज समझ में आई, बोलिए। यस सर। ठीक, फिर नेक्स्ट केस, अब हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो है ये 0 है। ठीक है, और जैसे नेक्स्ट क्लॉक हम प्रोवाइड करते हैं वैसे क्या हो जाएगा, ये 0 आगे आएगा। ठीक है, ये अभी भी 0 रहेगा। ठीक है, और ये जो 1 था वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, और यहाँ पर जो 0 था वो इनपुट पे क्योंकि 1 था इसलिए ये 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो 0 था वो 0 ही रहा। क्लियर, यस सर। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट केस में आपका ये था 1, फिर Q1 1 हो गया, फिर Q2 1 हो गया। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, अब ये जो 0 है यहाँ पे वो यहाँ पर अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब जब हमने क्लॉक प्रोवाइड की तो ये 0 यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगेगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पर जो 0 अवेलेबल था वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 1 था, सॉरी, यहाँ पे जो 0 था वो यहाँ पे आ जाएगा। ये 0 1 का 0 हो गया, और यहाँ 1 था D3 पे पहले, तो वो उसने इसको 1 कर दिया। ठीक है ना, तो इसलिए आपका Q3 पे 1 आ गया, बाकी जगह पे 0 0 हो गया।
ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम लोग करते हैं तो नेक्स्ट के केस में ये जो 1 है वो यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो जब नेक्स्ट क्लॉक होगी तो Q0 क्या हो जाएगा, Q0 को अगेन वो ये जो 0 था इसको 1 कर दिया इसने। ठीक है, और यहाँ पे 0 था तो इसको भी 0, इसको भी 0 और इसको भी 0। तो आपका फिर से वही रो आ गई जो पहले थी हमारी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये जो पहले हमारी रो थी, अब देखिए 1 2 3 4 क्लॉक पल्सेस के बाद अगेन वही आ गई। ठीक है, तो अब ये रिपीटिशन होता रहेगा हमेशा, क्योंकि फिर से 1 आया है 1 के बाद, तो ये रिपीटिशन हमेशा होता रहेगा। और आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, 4 स्टेट मिल रही हैं, उसके बाद अगेन वही स्टेट मिल जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग यही 4 स्टेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा ये जो 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर काउंटर बनाया है वो सिर्फ 4 स्टेजेस ही दे सकता है। जैसे यहाँ देखिए, नॉर्मल काउंटर जो हम लोग यूज करके चल रहे थे तो उसमें फॉर्मूला क्या होता था, अगर 4 फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज कर रहे हैं तो 2 रेज़ टू पावर 4, इतना मतलब 16 स्टेजेस हमारी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती थी। ठीक है, लेकिन रिंग काउंटर के केस में हमारी n, सिर्फ n, जितने भी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उतनी ही स्टेजेस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लियर? यस सर। ठीक है, और अगर इसमें आप देखें, अगर हम क्लॉक बनाना चाहें तो ये जैसे पहला वाला है हमारा क्लॉक। ठीक है, तो जब भी वर्क करेगा वो नेगेटिव एज पे वर्क करेगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर ट्रिगरिंग होगी। तो अब स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में हमारे पास जब ओवरआई 0 था, ठीक है, क्लॉक कुछ भी हो, कहीं से भी स्टार्ट हो रही हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा आउटपुट Q0 क्या है, शुरुआत से ही देखिए, जब नेक्स्ट पहली क्लॉक पल्स आएगी तो पहली क्लॉक पल्स हम यहाँ मानेंगे ना, उसके पहले हमारा आउटपुट क्या चला आ रहा था, Q0, वो 1 चला रहा था। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए 1 कहाँ पे आ रहा है, ये दोबारा 4 क्लॉक पल्सेस के बाद आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे यस 1 था, उसके बाद ये पहली क्लॉक पे देखिए, ये पहली क्लॉक है और यहाँ पे वो 0 हो गया। ठीक है, तो पहली क्लॉक पे ये 1 0 हो गया, उसके बाद चलता गया और फिर कहाँ उठा, 5वीं क्लॉक पे। आवाज कहाँ से आ रही है, आवाज म्यूट करिए। ठीक है, यस सर। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्लॉक पल्स देखें तो ये Q1 जो है आउटपुट, Q1 आउटपुट पहले 0 था स्टार्टिंग में, तो ये 0 ने बना दिया और पहली क्लॉक पल्स पे ये 1 हो गया। ठीक है, पहली क्लॉक पे 1 हो गया, उसके बाद वाली क्लॉक पे वो 0 हो गया अगेन, और 0 चलता ही जा रहा है। ठीक है, वो भी 4 क्लॉक पल्सेस के बाद फिर से 1 हो जाएगा। इसी तरह Q2 भी है, Q2 शुरुआत में 0 पे चल रहा था। ठीक है, यहाँ 0 था, फिर 0 रहा, पहले क्लॉक पल्स के बाद भी ये 0 रहा। ठीक है, फिर सेकंड क्लॉक पल्स जैसे आई, कहाँ गया, हाँ, सेकंड क्लॉक जैसे आई तो वैसे क्या हुआ, ये ऑन हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और थर्ड क्लॉक पल्स पे ये फिर से 0 हो गया। इसी तरह Q3 शुरुआत में 0 था, फिर पहली क्लॉक पल्स पे 0 रहा। ठीक है, और सेकंड क्लॉक पल्स पे भी 0 रहा, उसके बाद थर्ड क्लॉक पल्स पे ये बंद हो गया, फिर उसके बाद 0 हो गया फोर्थ क्लॉक पल्स पे। तो इसी तरह ये चलता रहता है। तो यही दिखाने का है कि इसको रिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये Q0 से यहाँ पर देखिए ज़्यादा समझ में आएगा कि यहाँ Q0 से स्टार्ट हुआ था, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर उसके बाद फिर से Q0 पे आ गया। तो कहीं ना कहीं एक एक रिंग टाइप की बन रही है। ठीक है, बार बार उसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। समझ गया? यस ठीक, तो ये चीज़ समझ में आई, मैं आगे बढ़ूँ। ठीक, अब इसमें जो भी है कोई काउंटिंग नहीं है। देखिए 0001 इसको बोलते हैं 1, 0010 को 2 बोलते हैं, 0100 को 4 बोलते हैं और इसको 8 बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोई काउंटिंग नहीं है हमारी।
मतलब एक तरह से काउंटिंग है, लेकिन हमने यहाँ पर अगर ऐसा हमारा होता है केस तो हमने एक चीज सेट कर दी, ठीक है, ये एक स्टेज हमने इसको दे दिया, ये एक दूसरी स्टेट हो गई, ये तीसरी स्टेट हो गई, चौथी स्टेट हो गई, ठीक। यहाँ कोई 1 2 3 4 हमें नहीं देखना है, ठीक है, बस ये सीक्वेंस आएगा तो पहली स्टेट, ये सीक्वेंस आएगा तो दूसरी स्टेट, ठीक। अब हम बात करते हैं जॉनसन काउंटर के, ट्विस्टेड रिंग काउंटर, ठीक है। ट्विस्टेड रिंग काउंटर में थोड़ा सा हमने चेंजेस किए हैं, बाकी सारी चीज़ें देखिए सेम है, क्लॉक भी हम सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, डी फ्लिप फ्लॉप भी ले रहे हैं, इसका आउटपुट इस पे इनपुट के काम कर रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर हमने यहाँ से आउटपुट ना निकाल के हमने Q3 कॉम्प्लीमेंट से यहाँ आउटपुट निकाल के इसको इनपुट दे दिया, ठीक। तो ये Q3 कॉम्प्लीमेंट से हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, पहले हम कहाँ से प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ से Q3 से, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि हमें अलग से प्रीसेट देना पड़ रहा था, वरना हमारा ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होता। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अब स्टार्टिंग में अगर हम लोग क्या कर देते हैं, ये देखिए क्लियर इनपुट हमने सबको दे दिया, ठीक है। तो क्लियर की वजह से जैसे हम क्लियर पे 0 देते हैं, वैसे क्लॉक कुछ भी हो, हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, सारे स्टेजेस का 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 0 की वजह से यहाँ पे Q3 बार पे यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, बोलिए। हर एक आउटपुट लाइन पे यहाँ पे अगर 0 होगा स्टार्टिंग में, तो Q3 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वही 1 यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। अब हम ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करें, पहली चीज तो हो गई हमारी क्लियर वाली, अब क्लियर को हमने 1 कर दिया, ठीक है, क्लियर इनपुट को हमने 1 कर दिया, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं ऑपरेशन अपना, तो पहली क्लॉक, ठीक है, वहां पर क्लियर 1 है, क्लियर को 1 रहने दो क्योंकि अब इसको परफॉर्म नहीं करना है, अगर ये परफॉर्म करने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो नेगेटिव स्ट्रिगरिंग हमने यूज की हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो इनपुट है 1 यहाँ पर अवेलेबल है, तो अब क्या कर देगा, यहाँ पर जो 0 था उसको 1 कर देगा, ठीक है ना। और यहाँ पहले 0 था तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो आउटपुट क्या क्या आ गए तुम्हारे, Q0 1 हो गया, ठीक है, बाकी सारे 0 0 0, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्लॉक पे आए, नेक्स्ट क्लॉक में ये जो यहाँ पे ऊपर 0 था ना, उसकी वजह से यहाँ पर 1 आ गया था, ये 1 फिर से अवेलेबल हो गया यहाँ पे, तो ये 1 ही रहेगा, और इसको 0 को 1 कर देगा, और यहाँ पे ये तो ये भी 0 ही रहेगा, और ये भी 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो 1 आ ही रहा था, साथ में सॉरी ये 1 आ ही रहा था, साथ में ये भी 1 आ गया, Q1 भी, ठीक है। फिर वही बात आएगी, यहाँ पर 1 है, ये यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, ठीक है, तो यहाँ का इसको 1 ही रखेगा, ये भी 1 रखेगा, और यहाँ पर 0 को 1 कर देगा, ठीक है। तो ये भी एक आ गया आपका नेक्स्ट स्टेज में, ये तीनों 1 हो गए, ठीक है। फिर अभी भी यहाँ पर 0 है ऊपर Q3, तो ये 1 रहेगा, ये हमारा 1 अवेलेबल रहेगा, और इसको 1 ही रहने देगा, इसको 1 ही रहने देगा, ठीक है, इसको 1 ही रहने देगा, और ये क्या हो जाएगा, अब 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये 1 2 3 4 चारों आउटपुट क्या हो गए आपके, 1 हो गए, ठीक। अब देखिएगा, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे क्योंकि 1 है Q3, तो ये 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 आपका अवेलेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी ये वाली, तो इस पे इस वाले 1 को ये 0 कर देगा, ठीक है, और ये 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, और ये भी 1 ही रहेगा, मतलब इनपुट पे जो था ना, इनपुट पे क्योंकि 1 था ना पहले, तो ये यहाँ पर आ गया इस जगह पे, और यहाँ पर 1 था तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, Q0 0 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट केस में भी क्या होगा, ये 0 ही रहेगा यहाँ पे,
ठीक है, तो ये 0 फिर से यहाँ पर आ गया और इस ये 0 रहा, ठीक है, और इस वाले 1 को इसने 0 कर दिया। तो अब देखिए ये दोनों 0 हो गए, ठीक है। इसी तरह से हेलो क्लास चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर से ये 0 होगा और उधर 0 आएगा, तो फिर इसी तरह से सीक्वेंस चलता रहता है, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, ये 0 0 0 0 पे वापस आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये स्टेज जो है रिपीट कर रही है, यहीं से रिपीट करना चालू कर देगा। तो पहली स्टेज आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्टेट्स ये प्रोवाइड कर सकता है, 8 स्टेट्स तक ये काउंट कर सकता है। इसके पास इतने सीक्वेंस हैं, क्या क्या है, 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1, ठीक है, फिर 0 1 1 1। तो ये स्टेट्स हैं, इतनी स्टेट्स को ये यूज कर सकता है। ठीक है, बोलिए। Yes, sir. उसके बाद आपको क्या करना है, एक में होल्ड करना बेटा। हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब क्लॉक, अगर क्लॉक डायग्राम अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग में देखिए अपने हमें कुछ क्लॉक्स बना दी हैं। स्टार्टिंग में क्यू नॉट क्या है, ठीक है, क्यू नॉट और सब जितने भी आउटपुट्स हैं आपके वो सारे 0 पे हैं। ये देखिए नीचे 0 है, 0 0 0, ठीक है। और जैसे ही फर्स्ट क्लॉक आती है पहला क्यू नॉट आपका 1 हो जाता है और ये फिर चलता है। ये 1 फर्स्ट क्लॉक पे 1 हो गया और ये 1 2 3 4, फिर उसके 4 क्लॉक के बाद फिर से 0 पे आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक बार 1 हो गया तो 1 ही रहता है, उसके बाद फिर से 0 हुआ 4 क्लॉक के बाद, ठीक। उसी तरह जितने भी आउटपुट्स हैं आपके वो एक एक करके इसी तरह का कर रहे हैं। ये पहले चलता रहेगा, सेकंड क्लॉक पे 1 होता है, उसके बाद फिर आगे तक चलता रहेगा। ये चीज समझ गया? Yes, sir. अब यहाँ पर डिफरेंस देखने वाला है कि नॉर्मल काउंटर में क्या होता है कि 2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 स्टेट्स पॉसिबल होती हैं। बट जॉनसन काउंटर में क्या होता है, 8 स्टेट्स आपको यहाँ से मिल गई। हमने 4 अगर फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं तो 2 इंटू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, तो 2n हमारी स्टेट्स हमारी पॉसिबल हुई, ठीक है। तो 2n का मतलब हो गया 8 स्टेट्स, जबकि रिंग काउंटर में कितनी थी, 4 स्टेट्स। तो ये कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि इसकी मदद से कम कंपोनेंट्स में हम लोग ज़्यादा काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। मैं दूसरा कैनवस लगा रहा हूँ, दूसरा टॉपिक शुरू करता हूँ। हटा दूँ? ठीक है, मैं सेंड कर Yes, दूंगा, sir. इसको देख भी Yes. लीजिएगा। लगा दिए ठीक है एक मिनट 126 ना लगा दिया अभिषेक पांडे लगा दिया गूगल कैसे अटेंडेंस के लिए शेयर करोगे ये वो बता देंगे आपको। चलिए हेलो हाँ बेटा चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका ASM मतलब एल्गोरिथमिक स्टेट मशीन, ठीक है।
स्टेट डायग्राम जैसे हम लोग बनाते थे ना, तो स्टेट डायग्राम का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ये, तो इससे भी हम लोग एनालिसिस ही कर सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा और अच्छा मेथड होता है ये, ठीक। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, एएसएम चार्ट फॉर मीले मशीन एंड एएसएम चार्ट फॉर मूर मशीन, ठीक। तो अब पहले इतना चीज समझ लीजिए इसका बेसिक क्या है। ये आपका ये जो स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है उसको बोलते हैं स्टेट बॉक्स, ठीक है। जो भी स्टेट होती है वो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेट को। डिसीजन बॉक्स ये होता है हमारा डिसीजन बॉक्स, ये जहाँ पर हमने इनपुट दिया, ठीक है, और हमने इसके दो दो केसेस निकाल लिए, अभी मैं बनाऊंगा तो आप लोग देखिएगा। फिर तीसरा क्या है, कंडीशन बॉक्स। तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है, आउटपुट जब आ जाता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आउटपुट के केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं जब आउटपुट आपका इनपुट पे डिपेंडेंट होता है। तो आउटपुट इनपुट पे डिपेंडेंट कब होता है, मीले मॉडल में, ठीक है। तो मीले मॉडल में होता है तो हम लोग सिर्फ मीले मॉडल में इसको यूज़ करेंगे, ठीक, कभी मूर मॉडल में यूज़ नहीं करेंगे। इतना चीज़ समझ में आती है। मूर मॉडल में आपका ये ऊपर वाला स्टेट बॉक्स और डिसीजन बॉक्स यही दोनों यूज़ होंगे, ठीक है। ठीक, अब देखिए आपका ये स्टेट डायग्राम है, इसी को मुझे इम्प्लीमेंट करना है। अब इसमें अब देखा 1/1, ये अगर यहाँ पर आपको दिख गया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मीले मॉडल है, ठीक है, ये तो क्लियर होगा। तो Yes, sir. मीले मॉडल में जो डायग्राम बनाते हैं हम लोग, एएसएम चार्ट बनाते हैं, वो थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, और मूर मॉडल में हम अलग तरह से बनाते हैं, ठीक। तो अब हमारे पास स्टेट डायग्राम है, अब इसी से हम लोग एएसएम चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, एक स्टेट, जैसे कि आपकी ये स्टेट हो गई, हमें 3 स्टेट बनानी है, ठीक। ये फर्स्ट स्टेट है, इसको हम लोग एस नॉट बोल सकते हैं, ठीक है। हम अंदर नहीं लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, लेकिन अब ठीक है, आप समझने के लिए लिख लीजिए, या चलिए हम, ये हो गई हमारी एक स्टेट, ठीक। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, ये आता है डिसीजन बॉक्स, ठीक है। डिसीजन बॉक्स में हमारा इनपुट क्या होगा, एक्स, ठीक है। इसके 2 ब्रांचेस होंगी, एक पे होता है, दूसरे पे लिखते हैं 0, लेफ्ट वाले पे 0, राइट वाले पे 1, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए एस नॉट हमारी स्टेट है, ठीक है, यहाँ से हम आए इधर, ठीक है। एस नॉट में हमने अगर इनपुट दिया एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, अगर 0 है या फिर 1 है, दो ही हो सकती हैं। तो एस नॉट स्टेट में देखिए हमारे, अगर हमने 0 दिया तो कहाँ पहुँचते हैं, दिख रहा है, अगर हमने 0 दिया तो हम वापस कहाँ पहुँच रहे हैं, S not पे, sir. फिर से हम एस नॉट पे ही पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमने 0 दिया और अगर हमने 1 दिया तो 1 दिया तो हम S1 पे पहुंच रहे हैं, मतलब एक दूसरी स्टेट है, उसको बना लेते हैं। ये हमारी सेकंड स्टेट है, ध्यान से देखिएगा, ये हो गई S1, हम S1 पे पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम 1 इनपुट देते हैं, इनपुट तो ठीक है, लेकिन हमने जो मीले बॉक्स दिखाया था, कंडीशनल बॉक्स, ठीक है, तो वो यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा जब भी हमारा 1 होता है, और 1 के बाद में आउटपुट अगर 1 है, ये अगर आउटपुट, मैंने सर लिख पाया नहीं, यहाँ पर इफ आउटपुट इज इक्वल टू 1, अगर आपका आउटपुट 1 होता है तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, वरना नहीं करेंगे। तो अभी हमारा आउटपुट 1 आ रहा है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो Yes, sir. आउटपुट अगर 1 आ रहा है तो हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा, और हम ऐसे करके हमने यूज़ कर लिया,
और यहाँ पर आउटपुट आपका आ जाता है z। z आपका आउटपुट है, ठीक है ना। और हम यहाँ इसके थ्रू देते हैं और कहाँ जाएगा, S1 पे, ठीक। जब भी हमारा इस तरह की कंडीशन होती है कि 1/1, तो हम इनपुट दे रहे हैं 1 या 0/1 भी अगर आता है तो हम देखना होता है कि आउटपुट अगर 1 है तो हमारा कहाँ से जाएगा, वो हमेशा कंडीशनल बॉक्स से जाएगा ओके, ठीक है। इसने एक्चुअली शेप एक अलग ले लिया है, शेप में बजाएगा, जो शेप पहले आपने यूज़ किया था वही यूज़ करिएगा। ये थोड़ा सा अपने आप से उसने ले लिया है, एक्लिप्स ले लिया है। आगे चले। यस सर। अब S1 स्टेट पे हम लोग आ गए। S1 स्टेट के बाद हम लोग फिर से एक बार ये बना लें, X, और हमारा इनपुट कहाँ से आएगा। अब हम S1 स्टेट पे हैं और हमारे पास हमने एक इनपुट प्रोवाइड किया, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक। तो अगर 0 है तो हम देखते हैं हमें कहाँ जाना है। 0 है तो हमें वापस कहाँ आना है, S1 पे। यहाँ से देखिए, यस सर। अब यहाँ पर हमें एक बॉक्स बनाना पड़ जाएगा क्योंकि कंडीशन। आउटपुट है 1, ठीक है, ठीक। तो हम इसके थ्रू जाएंगे, यहाँ पर मैं Z नहीं लिखा, यहाँ Z लिख लिया, ठीक है। और हम कहाँ जाएंगे, फिर से इसी में, ठीक है। अब 1 है तो 1 से हम कहाँ पहुँचते हैं, अगेन स्टेट S2 पे। ये S2 है और हम 1 से डायरेक्ट ही हम इधर आ जाते हैं, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर हम S2 स्टेट पे हैं। S2 स्टेट पे अगर हमने 0 दिया तो हम वापस S2 स्टेट पे ही आ जाते हैं। तो हम पहले तो अपना ये डिसीजन बॉक्स बना लें, ये X हो गया और ये हो गया 0, ये 1। अगर हमने यहाँ पे S2 पे ये 0 दिया और 0 आउटपुट मिला तो हमें कंडीशन बॉक्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम बिना कुछ किए यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर हमने ये इनपुट हमने यहाँ बनाया नहीं, फिर हमने 1 का देखा कि अगर हमारे पास 1 है तो 1 देने के बाद हमें क्या मिलता है, 1 ही आउटपुट मिल रहा है और हम कहाँ पहुँच रहे हैं, S0 पे, ठीक है। तो हम एक यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। और इससे होते हुए हमें कहाँ जाना है, S0 पे। ठीक है, तो ये आपका यस ASM चार्ट हो गया इसके लिए। तो किसी भी तरह का आपका स्टेट डायग्राम हो, आप उसका ASM चार्ट बन, थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, लेकिन एक बार अगर आपको आता है ये, तो इतना दिक्कत नहीं पड़ेगी, आई थिंक, है ना। तो समझाना है अगर इसमें तो बताइए। बोलिए। नो सर, आगे समझ। किसी को कुछ प्रॉब्लम है। और इसके बाद आप लोग गूगल क्लासरूम पे कनेक्ट होइएगा, ठीक है। वहाँ मैं क्विज, सरप्राइज क्विज लूँगा।